अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। 26 मार्च 2024 बिशाम सवात में दासू पाक प्रोजेक्ट पे वहाँ पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स जो हैं उनकी गाड़ी पर, उनकी बस के ऊपर एक खुदकुश हमला, और इस खुदकुश हमले में 5 चीनी इंजीनियर्स और एक पाकिस्तानी जाँ बहक हुआ। ये दहशतगर्दी का वाक़या और इस समेत बेशतर वाक़यात ऐसे हैं जो कि समंदर से गहरी और हिमालय से बुलंद पाक चीन दोस्ती में दरार डालने की एक मज़मूम साजिश है, क्योंकि ये तय है कि दुश्मन नहीं चाहता कि पाकिस्तान किसी भी तरह सियासी एतबार से, मुआशी एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से मुस्तहकम हो। और जब से सीपैक के हवाले से चीन की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर चीन की, और तरक्की का एक सफ़र है जो शुरू है, लेकिन इसको रोकने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो सीपैक के हवाले से, और अब यकीनी तौर से SIFC जो है वो भी दुश्मन की निगाह में बुरी तरीके से खटकेगा। तो हम आज के प्रोग्राम में इन्हीं चीज़ों को ज़रा डिस्कस करेंगे, क्योंकि दासू पाक प्रोजेक्ट पे चीनी कंपनी ने फोर्स मेजर नोटिस जो है वो जारी कर दिया है, और इस नोटिस के तहत सूरत हाल की नॉर्मलाइजेशन जो है वो ज़रूरी होती है, क्योंकि वहाँ पर जो साइट के ऊपर काम जारी है वो बड़ी बुरी तरीके से मुतासर होने का ख़दशा है। गो के बहुत ज़्यादा जो है हुकूमत पाकिस्तान इसको सीरियस इस चीज़ को लिया, और इसके ऊपर बाकायदा एक कमीशन जो है वो भी बनाने की मंजूरी दी गई है। जो हमारे बायलैटरल टाइज़ हैं वो कितने मुस्तहकम हैं, और दुश्मन की ये जो कोशिश है किस तरह से है, ये हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फ़रहत आसिफ, जो कि फाउंडर प्रेसिडेंट हैं IPDS इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट स्टडीज़। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़रहत आपका। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये इस तरह की जो डेवलपमेंट है, इनको लेकर दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों को, जो कि आजकल जिनका हम कह रहे हैं कि ईरान के हवाले से या अफ़गानिस्तान के हवाले से वहाँ के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपके जो खारजा उमूर के सर्कल और थिंक टैंक्स जो हैं वो इन डेवलपमेंट्स को किस तरह से रीड कर रहे हैं? थैंक यू सो मच इमरान। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हम मॉनिटर कर रहे थे, बहुत क्लोजली को देख रहे थे, क्योंकि ये दासू जो सुसाइड अटैक है, उससे पहले आपने देखा होगा तुर्बत और गवादर पोर्ट अथॉरिटी के ऊपर भी अटैक्स हुए हैं। ये कंटिन्यूएशन है, बहुत से सेवरल अटैक्स हैं। सुसाइड और दहशतगर्दी की जो लहर है पिछले साल आखिर में, और उसके बाद फिर अवाइल शुरू में, इस साल के शुरू में ये बहुत बढ़ गए है। और स्पेशली ये जो 3 कंसेक्टिव ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के दरमियान में ये अटैक्स हुए हैं, तो हम ये देख रहे थे कि ये ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। जहाँ तक बलूचिस्तान और फिर खैबर पख्तूनख्वा रीजन के मुख्तलिफ इलाके हैं जो अफगानिस्तान को जोड़ते हैं, वहाँ पे आपको मालूम है कि ये जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। दिन ब दिन ये इस पे इजाफा होता जा रहा है। अच्छा, ओवर द टाइम पीरियड हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान ने भी रिसेंटली, अगर मैं ये एक कॉम्प्लेक्स किस्म की मुख्तलिफ इश्यूज की आपस में एक जॉइंट कह लें कि एक कॉम्प्लेक्सिटी है जिसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। बहुत सारे डायमेंशंस हैं इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान और चाइना के बीच जो दरमियान जो ताल्लुकात हैं, और सीपैक की जो सेकंड फेज में इस वक्त मौजूद है, और उसमें प्रोजेक्ट की स्लोली एंड ग्रेजुअली इसकी ग्रोथ बढ़ती चली जा रही है, वो भी एक रीजन में खतरा, रीजनल जो डायनामिक्स हैं और जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं उसमें फेस करना पड़ा पाकिस्तान और चाइना को। इसके अलावा अगर आप गौर से देखें तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने रेफ्यूजीज जो थे उनको अफगान इलीगल रेफ्यूजीज को जो यहाँ से निकाला है हमने, ठीक है। सबसे बड़ी वजह ये थी कि वहाँ से जो अफगानिस्तान से की ज़मीन यूज़ हो रही थी, पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स अभी रिसेंटली जो खैबर पख्तूनख्वा में भी और रीजन में जो अटैक्स हो रहे थे, उस पर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। उन्होंने केयर टेकर जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उनको बाहर वापस भिजवाने के लिए एक स्टेटमेंट और एक पॉलिसी जारी की। अगर हमने पहले भी एक प्रोग्राम में हमने ये डिस्कस कर चुके हैं रेफ्यूजीज के हवाले से। उसकी सेकंड फेज जो है ना वो अभी जैसी ईद खत्म होती है 14-15 से ये जो है ना सेकंड फेज शुरू हो जाएगी, जिसमें ऐसे लोग जो कि जिनकी अपनी सिटीजन कार्ड्स हैं या उनको उनको पूरा वेरीफाई करके अगर वो सही नहीं है तो उनको भी वापस भिजवाया जाएगा। इसकी बड़ी वजह ये थी कि ये जो पाकिस्तान में जो 2 तरह की डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या डायमेंशंस हैं
जैसे एक है रिलीजियस फनाटिक्स हैं, रिलीजियसली जो लेके चल रहे हैं कि नहीं, जिस तरह से हमें काबुल में तालिबान ने एक अपनी हुकूमत बनाई है, वो उनकी टीटीपी की ये सबसे बड़ा जो गोल है वो ये कि वो इधर पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे करने की कोशिश करें, और उसमें अलायंसेस भी हैं रीजन में मुख्तलिफ ग्रुप्स की, और स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं। एक और ट्रेंड बड़ा इंपॉर्टेंट है जो देखने के लायक है, थिंक टैंक्स और जो स्टूडेंट्स हैं टेररिज्म के ऊपर, वो ये देख रहे हैं कि ये जो मुख्तलिफ जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं यानी ब्रेकआउट ग्रुप्स हैं, वो जो है ना वो अटैक करते हैं। आपको मुख्तलिफ नाम, नए नए नाम जो है ना वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये नजर भी आता है कि अंदर से या तो वो ग्रुप्स टूट रहे हैं या वो ग्रुप्स जो है ना कोई उनको सब लेड करते हैं कोई ना कोई अटैक। एक ये जो है ना ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, और वजह ये है कि ये रेफ्यूजीज या ये जो इलाके हैं जहाँ पर इलीगल फॉरेनर्स या कोई ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान के सिटीजन नहीं है वो रिजाइड करते हैं, उनको रिक्रूट किया जाता है। तो रिक्रूटमेंट ग्राउंड जो है ना यहाँ बढ़ती जा रही है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मॉनिटर करने की जरूरत है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो रीजनल डायनामिक्स है, नेशनल लेवल पे भी मैं उस पर आऊंगी, लेकिन रीजनल डायनामिक्स अगर आप देखें, अभी रिसेंटली मार्च है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है ना एक दूसरे के ऊपर उन्होंने अटैक, पाकिस्तान ने मुख्तलिफ जो एक बड़ा हाइडआउट थे उनके ऊपर किया, एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान ने किया। फिर पाकिस्तान के ईरान के साथ भी अभी आपको मालूम है जनवरी में हमने जो है ना वो एक फेस देखा। तो ये रीजनली पाकिस्तान के ऊपर जो है ना सिक्योरिटी के जो इम्प्लीकेशंस हैं, सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। वजह नेशनल लेवल पे अगर मैं आके देखूं तो हम अभी नेशनल गवर्नमेंट है, अभी ये सेट हो रहे हैं गवर्नमेंट और कैबिनेट बनी है और चीजें जो है ना सेट हो रही हैं। ऑल्दो कि ये कॉन्टिन्यूशन है, पहले भी शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर रहे और PDM2 उसके बाद अब ये जो है इसकी नई चैलेंजेस हैं, बहुत सारे नई चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक है, सिक्योरिटी बढ़ती उसकी चैलेंजेस है। तो ये गवर्नमेंट जो भी आती है चाहे वो पहले से एक्सपीरियंस भी हो, लेकिन उनको सेट करने में उनमें टाइम लगता है। अब दो सवाल यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, जाहिर है कि ये गवर्नमेंट के चैलेंजेस हैं और उसमें जो है वो बहुत ज्यादा खेलने की उनको जरूरत है, मैनेज करने की। ये मुझे बताइए कि अफगानिस्तान की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या बावजूद तमाम तर यकीन दहानियों के तालिबान गवर्नमेंट जो है उन ग्रुप्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही, और अभी तो उनको दुनिया ने रिकग्नाइज नहीं किया। पाकिस्तान जो है वो सबसे पहले था उनको आगे लेकर चलने में। पाकिस्तान के तो इतने एहसानात थे उनके ऊपर, तो हमारे साथ इस तरह का जो है वो रवैया उनका, तो ये खुद कहाँ जाएगी फिर ये गवर्नमेंट? जहाँ तक अफगान तालिबान की बात है और काबुल में उनकी गवर्नमेंट की बात है, टू बी ऑनेस्ट वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस उनको भी फेस करनी पड़ रहे हैं इंटरनेशनली। ऑफ कोर्स उनका एक ऑफिस था दोहा में। डिप्लोमेसी के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त अगर गिना जाए तो 18 ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर अफगानिस्तान जो ये अफगान तालिबान है इनकी इंगेजमेंट चार्ज दी अफेयर्स लेवल पे है। फुल फ्लेज एम्बेसडर नहीं है लेकिन चार्ज दी अफेयर लेवल पे है। चाइना ने बीजिंग ने अभी रिसेंटली एम्बेसडर जो है ना जैसे फुल फ्लेज एम्बेसडर को रिसेप्शन दी जाती है वैसे काबुल में रिसीव की, और सिमिलरली सेम बीजिंग ने उनको रिसीव किया। तो देयर इज एन काइंड ऑफ एंगेजमेंट जो चाइना जो है ना अफगान तालिबान को इंगेज करना चाह रहा है। उसकी वजह ये है कि चाइना की हमेशा ये पॉलिसी रही है और पाकिस्तान की भी ये रही है कि पीसफुल वे में इन चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए, और हम इनको डिस्कनेक्ट करके कभी भी रीजन में पीस नहीं ला सकते। जब तक हम इंगेज नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। दूसरा ये भी है कि इमरान हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो रीजन में ये जो ग्रुप्स हैं, और हमें देखना पड़ेगा कि एक तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खुद हैं, लेकिन किनशिप जो इनकी ट्राइब्स की रिलेशनशिप है वो भी बड़े मैटर करते हैं। तो जहाँ तक जब हम लेयर्स ऑफ रिलेशनशिप हम देखते हैं ना अफगान तालिबान में, टीटीपी में और बहुत सारे अदर ग्रुप्स में, तो हमें ये देखना भी ज़रूरी है इस लेंस से कि ये बहुत सारे रिलेशनशिप बेस्ड ऑन इनकी अर्लियर रिलेशनशिप स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, फिर आपस में इनकी और इनके पीछे कौन है, और इनके पीछे कौन है? ऑफ कोर्स इमरान, हम कोई ऐसा डेफिनेट कोई बातें अगर कहेंगे तो नहीं, मतलब हमें ये भी देखना होगा कि रिवायती दुश्मन तो वही है ना, रिवायती दुश्मन वही है, वो प्रॉक्सीज के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं। कल ही जो है ना डिफेंस मिनिस्टर जो इंडिया के उन्होंने पाकिस्तान को थ्रेट किया है। अगर हम देखें गौर करें तो बहुत सारी रिलेशनशिप जो है ना वो कड़ियाँ बहुत सारी मिलती हैं इन दिल्ली। तो अगर हम गौर से देखें तो इनकी हमेशा ये कोशिश रही है कि कोई ना कोई ऐसी चीज की जाए, कोई ना कोई ऐसे सपोर्ट किया जाए इन लोगों को,
ताकि पाकिस्तान के अंदर जो चाइना के इंटरेस्ट हैं या पाकिस्तान के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनको किसी ना किसी तरह सबटाज किया जाए। तो ये एक रीजन में बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं, और ऑफ कोर्स उसमें दिल्ली की इन्वॉल्वमेंट हम उसमें मिस नहीं कर सकते, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये एक हकीकत है जो सब सामने नजर आ रही है। आज भी कल भी आप देखें उन्होंने बड़ी अनरीजनेबल किस्म की स्टेटमेंट दी, विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द, जिसको कहते हैं ना, प्रिंसिपल एंड नॉर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब इस तमाम मामले को लेते हैं ज़रा पाक चाइना रिलेशंस के हवाले से। पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं, जो हमेशा से कहा जाता है कि समंदर से गहरे और हिमालय से बुलंद, तो ये सीपैक के हवाले से बड़ी आजमाइशें हैं, लेकिन फिर भी एक डिस्प्लेजर होता है, एक क्योंकि उनके लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ज़रूर होता है। तो वो ज़रा मैं जानना चाहूँगा। जी बिल्कुल इमरान, इसमें कोई दो राय नहीं है। अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जो है ना वो अगर बीजिंग में है तो इस्लामाबाद में भी है। एट द सेम टाइम हम ये जो वॉर है ये इकट्ठे लड़ रहे हैं। उसमें पाकिस्तान अकेला नहीं, और हमेशा चाइना ने उसका साथ दिया, और चाइना की जो ऑफ कोर्स फेस करनी पड़ी उनको चैलेंजेस अबाउट टेररिज्म इन द रीजन, पाकिस्तान ने हमेशा चाइना का साथ दिया है। तो इस वॉर में, और वो अंडरस्टैंड भी करते हैं, दिल्ली बीजिंग और इस्लामाबाद दोनों अंडरस्टैंड करते हैं कि ये वॉर दोनों की इकट्ठी है, ये अलग नहीं है किसी की भी। लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज ऑल्सो ये भी एक चैलेंज है। चाइना, बीजिंग अंडरस्टैंड करता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से और रीजनल जो चैलेंजेस हैं, ह्यूज चैलेंजेस हैं, ये जो इंक्रीज है टेररिज्म में, हमें ये रियलाइजेशन है बीजिंग में कि अकेले पाकिस्तान नहीं कर सकता। फॉर दैट मैटर इन्होंने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के साथ इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत, इस जो अभी सुसाइड अटैक हुआ है इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं इन दोनों कैपिटल से ये रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आपको ना सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि कोई टेररिस्ट ग्रुप या इस तरह के लोग करते हैं, बल्कि ये हमें रियासत पाकिस्तान भी और बीजिंग भी दोनों को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं लगे हुए, वहाँ के नेशनल जो रीजनल है, जिस रीजन में भी लगे हुए, अगर उनकी डिविडेंड्स, उनके डेवलपमेंट के उन डिविडेंड्स उन रीजन तक नहीं पहुंचेंगे। मैं आ जाता हूं जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये इस वक्त, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, विद योर परमिशन नाज़रीन। फरहत अब्बास, फरहत आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर फरहत आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अब ब्रेक में जाने से पहले बात हो रही थी कि जो प्रोजेक्ट्स है, मेगा प्रोजेक्ट, और जब हम कुदरती वसाइल की बात करते हैं, उस इलाके के लोगों के सबसे पहले हक की बात करते हैं, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स का सबसे पहला फ़ायदा वहाँ के अपने लोग, वहाँ के लोगों का जो है वो रोज़गार, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। तो ये भी एक कंसर्न जिसको डिस्कस किया जा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसर्न है। और मैंने जितनी भी नैरेटिव देखे हैं इस सुसाइड अटैक को लेकर, बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, ये हो रही हैं कि अच्छा कोई टेररिस्ट ग्रुप है, टीटीपी है, ब्लेम एक है चल रही है कि अच्छा तालिबान, अफगान तालिबान या अफगानिस्तान की ज़मीन यूज़ हुई है। लेकिन एक जो नैरेटिव बहुत मिसिंग है वो यही है कि अगर आप रीजन में जिस जगह भी कोई प्रोजेक्ट है, दासू प्रोजेक्ट है, कबादर का प्रोजेक्ट है, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट लोकली यहाँ पे हमने थर में हमने सिंध एंग्रो कोल माइनिंग जो है वहाँ पे देखा है, वहाँ पे थर में हमने देखा है। तो अगर हम ऐसी डेवलपमेंट की उसको ट्रिकल डाउन वहाँ के लोकल लोगों को नहीं करेंगे ना, तो ये जो इस तरह की जो इंसिडेंट्स हैं, अभी आप देखें, अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि मेरे नज़र से गुजरा हो किसी ने भी वहाँ पे जो अटैक हैं उन्होंने एक्सेप्ट, किसी भी ग्रुप ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। तो मे बी हम ये जो इन्वेस्टिगेशन टीम है इसकी डायरेक्शन में भी दे कैन लुक एट द फैक्टर्स कि क्या वजह है कि ऐसा अटैक हुआ है, क्या वहाँ के लोकल लोगों की कोई ऐसी कोई रिजेंटमेंट्स हैं, क्या है जो कि इन्वेस्टिगेट की जा सकती हैं और सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सकता है। क्योंकि इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं, अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज लोकल लोगों को मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, हेल्थ मिलेगी, और इनफैक्ट जो ट्रू स्पिरिट थी, जो सीपैक की ट्रू स्पिरिट थी सीपैक की, वो यही है सीपैक की ट्रू स्पिरिट जो है ना, वो यही है कि आप जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है, जितने भी प्रोजेक्ट हैं, वहाँ पॉवर्टी एलिवेशन हो, वहाँ लोगों को रोजगार मिले, एजुकेशन मिले, उनको हेल्थ मिले और उनकी ग्रोथ हो। तो जब तक वो नहीं होगी तो कोई ना कोई फैक्टर्स तो ऐसे हैं जिसकी वजह से टेररिज्म या थ्रेट्स हैं या
इस तरह की रिफ्ट एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर ये इसको क्रिटिकली एनालाइज किया जाए तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, जॉइंट जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, ये किसी न किसी कंक्लूजन या पॉलिसी रिकमेंडेशन या चेंजेस की तरफ जा सकती है। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, इस पूरे गिवन सिनेरियो में पाकिस्तान सिफारती लिहाज पर, सिफारती महाज पर डार साहब जो हैं वो किस तरीके से आगे लेकर चलेंगे, चलना चाहिए, रादर किस तरीके से पाकिस्तान को अपना एक नैरेटिव बुलंद करना चाहिए? ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट टाइम है। आप देखिए मिडिल ईस्ट में आपके रीजनल लेवल पे और आजकल की जो स्टेटमेंट न्यू दिल्ली से आई है उस पे डार साहब को एक स्टर्न रिएक्शन देना चाहिए। आपने ये भी देखा होगा कि सेक्रेटरी ब्लिंकन और यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर्स और कॉन्ग्रेचुलेटरी कॉल्स, ये बड़ी ही टाइमिंग्स हैं जहां पर डार साहब को एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपनी जो डिप्लोमेसी है और पाकिस्तान का जो स्टेट और नेशनल जो इंटरेस्ट है उसको सेव करते हुए इन कंट्रीज के साथ रेगुलर इंगेजमेंट करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस वक्त एक सूरत हाल ऐसी है कि बीजिंग के अंदर बीजिंग और इस्लामाबाद के बीच जो ये एक इंसिडेंट हुआ है ये दासू का, तो उस पे फॉरेन मिनिस्टर को जरूर अपने काउंटर पार्ट्स हैं इन बीजिंग, इन यूएस, इन वाशिंगटन एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान में लेकर एक प्रोसेस चलना चाहिए। क्योंकि ये जो रीजनल रिफ्ट्स हैं या ग्लोबल रिफ्ट्स हैं, पाकिस्तान को किसी की पार्टी नहीं होना चाहिए, जो कि हमेशा से स्टेट पॉलिसी रही है। लेकिन इन सब चीजों को लेकर अगर हम एक बैलेंस डिप्लोमेसी लेके चलेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये जो हमारे दरवाजों पर आग आ रही है मिडिल ईस्ट की तरफ से, अभी आपने रिसेंटली देखा ईरान और इसराइल के बीच जो काफी टफ सिचुएशन चल रही है, जहां अटैक हुआ है सीरिया में इसराइल की तरफ से और ईरान के बहुत से सीनियर जो सीजन कमांडर्स हैं उनकी डेथ्स हुई हैं। एक अटैक की बात हो रही है, तो ये मिडिल ईस्ट की आग जो है ना वो बिल्कुल हमारे दरवाजे तक आ रही है। ठीक है, यानी दोनों सूरतों में, दोनों महाज पे नेशनली और इंटरनेशनली जो है वो पाकिस्तान को सिफारती लिहाज से बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच की जरूरत है। बहुत भारी जिम्मेदारी, बिल्कुल बहुत भारी जिम्मेदारी डार साहब पे आयद होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फरहत आसिफ हमारे साथ मौजूद थी ना। ब्रेक की कॉल और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे लेकर वेलकम बैक। इसी सूरत-ए-हाल को मजीद आगे लेकर चलते हैं और बात करेंगे। सीनियर तजज़ियाकार हामिद अल मशरक़ी साहब हमारे साथ लंदन से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले हालात आपके सामने हैं पाकिस्तान में इस वक्त। बात की जाए जो दहशतगर्दी के वाक़यात, चाहे वो बेशाम सवात में चीनी इंजीनियर्स के हवाले से हो या फिर उससे पहले गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स या उससे पहले तुर्बत नेवल बेस, ये पै दर पै कोशिश की जा रही है कि जनाब पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, पाक चाइना जो एक दोस्ती है जो समंदर से गहरी और हिमालय से बुलंद है, उसको सबोताज करने की, उसको तोड़ने की, उसमें दरार डालने की कोशिश की जा रही है। तो बैरून मुल्क किस तरह से लिया जा रहा है इन तमाम चीज़ों को, हामिद साहब? बहुत शुक्रिया इमरान साहब। देखिए, बड़ी अहम बात यह है कि अब तो पूरी दुनिया के आगे जो भारत की जो खुफिया एजेंसी रॉ है उसकी जो दूसरे मुमालिक की सरजमीन में कत्लो गारत है वो पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रही है। पिछले दिनों, अभी 2 दिन पहले ही गार्डियन ने एक बहुत बड़ी स्टोरी छापी है जिसके मुताबिक भारतीय जो रॉ है वो भारतीय हुकूमत के इमा पर पूरी दुनिया में टारगेट किलिंग कर रही है, दहशतगर्दी कर रही है। और पाकिस्तान के हवाले से तो वो जो मोदी सरकार कहती थी ना जी कि हमें तो सिर्फ अब अपनी इकोनॉमी की फिक्र है, हम पाकिस्तान से हमें कोई नहीं है ताल्लुक कि हम उसके साथ कहाँ जाता है, वो सब झूठ है। हकीकत ये है कि ना तो भारत की पाकिस्तान से दुश्मनी कम हो रही है, ना ही भारत के वो एम्स या मकासद कहीं भी कम हो रहे हैं, बल्कि वो उनमें शिद्दत आ गई है कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमजोर किया जाए, पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत की जाए। और सबसे बढ़कर ये जिस तरह आप बात कर रहे हैं सी पैक के हवाले से, पाकिस्तान चाइना दोस्ती के हवाले से, उसको ज्यादा से ज्यादा दहशतगर्दी के जरिए सबूताज किया जाए। आज एक बीबीसी की रिपोर्ट भी आई है जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि जी बहुत सारे जो पाकिस्तान में अब जो हालिया दहशतगर्दी के मामलात हैं उनके अंदर कोई और जमात टीटीपी या कोई भी जमात डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही, क्योंकि उसके अंदर शवाहिद मिल रहे हैं कि वो कहीं और से हो रहा है और वो कहीं और जो है वो भारतीय डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान
अमेरिका और कनाडा पर भी बात करे कि जहां आपके यहाँ दहशतगर्दी हुई, हम तो इसका मुसलसल शिकार हो रहे हैं जो भारत और पाकिस्तान के अंदर प्लान दहशतगर्दी कर रहा है। तो इस हवाले से दुनिया जो है वो भारत को एक मुआशी पार्टनर के तौर पे देख लेती है, और उसकी जो दहशतगर्दी है उससे अगर नजरें ओझल करेगी तो ये सारी दुनिया वो अपने इंटरेस्ट में 1 अरब 25 करोड़ की मार्केट जो है वो अपने इंटरेस्ट में देख रहे हैं। लेकिन हामिद साहब, आज जो गार्जियन रिपोर्ट का आप तस्करा कर रहे हैं, बाकायदा राजनाथ सिंह जो कि वजीर दिफा है, उन्होंने तो एडमिट किया इस बात को। उनका कहना है कि भारत का अमन खराब करने वाले किसी भी दहशतगर्द को नहीं बा। उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को कि जो कार्रवाई की उसमें भारत इन्वॉल्व था, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर भी जाके कार्रवाई करना पड़ी तो खुदा न खास्ता वहां पे करेंगे। ये उनके अज़ाइम है, जो कि एक बार फिर वहां पे इलेक्शन ईयर है, और इलेक्शन ईयर में मोदी के पास कोई और चीज ही नहीं होती सिवाय मुसलमानों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ कोई नैरेटिव, वही उनका बिकता है वहां पर। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, इसी के ऊपर कल मैं एक इंडियन चैनल पे था और मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर जवाब दिया कि इंडिया जो है वो आग से खेल रहा है। वो शायद ये समझ रहा है कि इस तरह के बयान देने से अपनी आवाम को बेवकूफ तो बना लेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। ये जो दुनिया में या कहीं पर भी अगर ये बात सोची जाए कि पाकिस्तान में किसी भी तरह की सियासी तौर पर अगर कोई स्टेबिलिटी में इशू आता है या कहीं पर भी, पाकिस्तान अपने दिफा से गाफिल नहीं हो सकता, ना होगा, ना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत के इस तरह के मुंह जोर रवैये का पाकिस्तान को साथ साथ जो मुस्लिम दुनिया है उसको भी मिलकर जवाब देना चाहिए। और जिस रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं, इसके अंदर सबसे अहम इशू ये है कि यूएई की रियासत जो है वो भारत ने बतौर लॉन्चिंग पैड इस्तेमाल की गई है, बतौर उसको स्लीपिंग सेलर्स वहां पर इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान की हुकूमत के लिए लाजिम है कि वो दुबई और सऊदी यूएई की हुकूमत को ये बावर कराए कि किस तरह इंडिया अपनी इंफिल्ट्रेशन के जरिए जो है मैं सर उसी तरफ आ रहा था। सिफारती लिहाज से पाकिस्तान के ऊपर कितनी अहम जिम्मेदारियां, और जाहिर है कि नई गवर्नमेंट है और डार साहब की बिल्कुल ये मुख्तलिफ एक असाइनमेंट होगा उनके लिए, तो कितनी अहमियत का हामिल है, स्पेशली विद गल्फ कंट्रीज की जा रही है वहां से रिलेशन। देखिए, बिल्कुल यही बात है। मैं क्रिटिसाइज करूंगा, लेकिन सैडली क्योंकि डार साहब का फाइनेंशियल से बैकग्राउंड है तो फाइनेंस में तो मामला बड़े तहम्मुल से तय किए जाते हैं, लेकिन जब खारजा अमूर की बात आती है तो कहीं पर आपको एग्रेसिव भी होना पड़ता है, कहीं पर आपको बड़ी बोल्ड नहीं, लेकिन उमूमी तौर पे वो फाइनेंस के मामला बड़े एग्रेसिवली जो है वो तय करते थे। वो बड़ा उनका डिफरेंट मूड होता है इन मामलात में। बस अल्लाह करे इसी तरह हो ताकि पाकिस्तान की सही तरह से नुमाइंदगी भी हो और दुनिया को समझ आ जाए कि पाकिस्तान की कौम मुत्तहिद है। पाकिस्तान अपनी किसी भी तरह पे अपनी खुदमुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा, बल्कि मुंह तोड़ जवाब देगा। और सबसे बढ़कर ये कि पाक चाइना दोस्ती किसी भी दहशतगर्दी से मुतासर नहीं हो सकती। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत ये बात हमेशा से जानती है और चाइना भी ये बात जानता है कि हम किसी भी किस्म की भारतीय दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमने 20 साल 15 साल जो दहशतगर्दी की जंग लड़ी और कामयाबी से लड़ी, वो पूरी कौम ने इकट्ठे होकर लड़ी, उसकी कीमत अदा 80,000 जानें दी गई, 10-12,000 से ज्यादा हमारे सिक्योरिटी के जवान शहीद हुए, चाहे वो किसी भी इदारे से हो, कहीं से भी हो। तो बात कहने की मकसद ये है कि इंडिया जिस डटाई के साथ एक्सपोज हो रहा है, जिस डटाई के पॉलिसी पे चला गया है, इसका वाहिद हल ये है कि अब पाकिस्तान भी फ्रंट फुट पे आकर इसका जवाब दे। शायद उनको ये लगा कि पाकिस्तान के अंदर जो कमजोरी है, हुकूमतों की कमजोरी है या बाकी कमजोरियों से वो फायदा उठा लेगा। इस तरह का किसी तरह भी कोई पैगाम जाने की जरूरत नहीं है। और एक और बात मैं आपको बताता चलूं इमरान साहब, मैं आर्टिकल आ रहा है मेरा इन नेक्स्ट 24 आवर और 1 से 2 दिन में, उसका टाइटल ये है कि इंडिया इज प्लेइंग विद द फायर। इंडिया अगर ये समझता है कि जी वो इस तरह पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में या टारगेट किलिंग करके अपना इलेक्शन स्टंट जीतने के लिए, तो इलेक्शन स्टंट तो शायद जीत ना सके, लेकिन इसकी कीमत जो है वो पूरे खित्ते को चुकानी पड़ेगी। पूरा खित्ता किसी भी खतरनाक तनाज़े की लपेट में आ सकता है। पाकिस्तान अब जियोपॉलिटिकल हालात जिस तरीके से आप देख रहे हैं, और ये नेक्सस जिससे पहले भी अब अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट से पहले भी एक नेक्सस था आपके रॉ का और वहाँ की उनकी जो एजेंसीज का।
आप ये बताइए कि अफ़गानिस्तान में वहाँ से अगर इस तरह की चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, वहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तो वो ख़ुद तालिबान गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, बावजूद तमाम तर यकीन दहानियों के कि उनकी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़? देखिए, दो बातें हैं। एक तो बात हम भी ये जानते हैं कि तालिबान जो हैं उनका कई मामलात के अंदर जिस अंदाज में कंट्रोल है वो उस तरह स्ट्रांग नहीं है जिस तरह होना चाहिए। दूसरी बात ये कि वहां पर तालिबान के ऊपर इस बात का दबाव बढ़ाने की जरूरत है कि वो अपने वादों को पूरा करें, जिसके अंदर सबसे पहला था कि वो किसी भी किस्म की पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो अफगानिस्तान से होती है उसको नहीं होने देंगे। हमने देखा कि पूरन पिछले दिनों पाकिस्तान आर्मी और इदारों को अफगानिस्तान के अंदरूनी इलाकों में कार्रवाई करनी पड़ी ताकि उस दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए जिन्होंने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की, जिन्होंने कराची में दहशतगर्दी की, जो कि सब भारत के सर्द के तौर पे देखिए दुनिया के अंदर नहीं। लेकिन उसके बाद वहां पे उनकी गवर्नमेंट का जो एक रिएक्शन था, वहां के टॉप ऑफिशियल्स का जो स्टेटमेंट थे, वो भी हमारे सामने है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। वो मैं समझता हूं कि उनको समझदारी का सबूत देना चाहिए, अपने बयानात के हवाले से भी, अपने एक्शंस के हवाले से भी। और एक बात और बताना चलूं कि आपको पता होगा कि अफगानिस्तान के अंदर भारत के सबसे ज्यादा कॉन्सुलेट एक्टिव है पूरी दुनिया में। मुल्क के किसी दूसरे मुल्क में सबसे ज्यादा कॉन्सुलर अटैचीज अगर किसी मुल्क में एक्टिव हैं तो वो भारत के अफगानिस्तान में है, जो 18 से 22 तक है, जो कि एक गैर अनरियलिस्टिक, गैर हकीकी सूरत हाल है। और उसकी असल में वो अटैची नहीं है, असल में वो कॉन्सुलेट नहीं है, बल्कि असल में वो रॉ के एक्टिव लोग हैं जो पाकिस्तान दुश्मन अनासर को एंगेज करते हैं और वहां से पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बनते हैं। और पिछले दिनों एक बड़ी सप्लाई लाइन हमने तोड़ी जो वहां पे डॉलराइजेशन की थी। पाकिस्तान का डॉलर जिस तरीके से जा रहा था और बाहर स्मगल हो रहा था, वो सप्लाई लाइन जो है वो पाकिस्तान ने तोड़ी है। उसके बाद पाकिस्तान में जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे अफगानी, उनको जो वापस भेजा जा रहा है जिस तरीके से, वो ये वो फैक्टर हैं जो वहां पे इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, पाकिस्तान ने 40 साल से अफगान भाइयों को अपने मेहमानों की तरह रखा है और जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है पूरी दुनिया में उनको वापस डिपोर्ट किया जाता है। ये पूरी दुनिया कवानीन का हिस्सा है। तो पाकिस्तान जब करे तो दुनिया को भी ना एतराज होना चाहिए, ना अफगानिस्तान को एतराज होना चाहिए, बल्कि ये उनको फिक्री के तौर पे लेना चाहिए कि पाकिस्तान चाहता है कि तमाम काम डॉक्यूमेंटेड हो, चाहे वो डॉलर की एक्सचेंज हो, चाहे वो मईशत या वो जो स्मगलिंग ओवर द बॉर्डर होती थी, चमन बॉर्डर पे और खैबर बॉर्डर पे और सब जगह पर, जो कि लाखों टन की सूरत में स्मगलिंग थी, उस पर रोकथाम, फिर डॉलर की स्मगलिंग की रोकथाम। जितनी चीजें डॉक्यूमेंटेड होगी, अफगान हुकूमत को समझना होगा कि दोनों ममालिक की मईशत को फायदा होगा, लेकिन अगर खाली डॉक्यूमेंटेड नहीं होगी तो पाकिस्तान की मईशत को इंतहाई तबाहकुन। और हमारे लिए ये लेसन है सर, हमारे लिए ये लेसन है कि हमने जो लीगली इमिग्रेंट्स हैं उनके बजाय इसके कि वो जो कैंप्स थे, मुहाजिरीन कैंप्स थे, वहां तक उनको महदूद रखा जाए। पूरे मुल्क में उनको एक्सेस दे दिया गया जिसकी हमें कीमत अदा करनी पड़ी, जबकि ईरान में भी वहां पर गए थे लेकिन उन्होंने उनको उन कैंप्स तक ही महदूद रखा इतने अरसे। जी बिल्कुल ऐसे ही है इमरान साहब, पूरी दुनिया में ऐसे होता है। देयर आर लिमिटेशंस, कुछ हदूदों की यूद होती हैं जब पनाह गुज़ीन आते हैं किसी भी मुल्क में दूसरे मुल्क से। ना तो उनको इस तरह के इख्तियारात दिए जाते हैं, ना उनको पूरे मुल्क में फैल के जिस तरह मर्जी कारोबार करें, जो कुछ मर्जी करें। उससे पाकिस्तान की मईशत ने बहुत भारी कीमत अदा की, उससे पाकिस्तान ने अमन के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से बड़ी कीमत अदा की। मैं ये समझता हूँ कि ये वो पॉलिसी है जो पाकिस्तान को 15-20 साल पहले अडॉप्ट कर लेनी चाहिए थी। बदकिस्मती से इतनी डेयरिंग बोल्ड पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की गई। अब जो की गई है इस पर मुकम्मल अमल करने की जरूरत है और हर हालत में बगैर किसी दबाव के आए जितने भी गैर कानूनी अफगान महाजिरीन को वापस भेजना, और जो कानूनी तौर पर रह रहे हैं उनको भी उनके कानूनी जो हकूक हैं उससे तजावुज ना करने दिया जाए। वो जो उनके हकूक हैं जो पाकिस्तान की रियासत बतौर भाई अफगानिस्तानियों को देती है, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन उनसे तजावुज करना यकीनन ये वो रास्त इक़दामात हैं जो खुद रियासत पाकिस्तान के हक में हैं और यही वो इक़दामात हैं जो दुश्मन की निगाह में खटक रहे हैं इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हशरती साहब लंदन से हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।